Assalamu alaikum. Dear students, welcome to lecture number 15 of Introduction to Management MGT 101. And let's see what we discussed in the last lecture, lecture 14. Remember in lecture 14 we completed chapter number 6 and we discussed the topics which were intuition. हमने ये डिस्कस किया कि इंट्यूशन क्या होता है और हमने यहाँ पे उस पॉइंट पे ये कहा था कि वो डिसीजन मेकिंग कि जिसमें मैनेजर जो है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जजमेंट को बेस बना के कोई डिसीजन करे, दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूशन। और डिसीजन मेकिंग का स्टाइल जो है दैट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीजन मेकिंग को देखा। हमने कहा कि दो किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोग्राम्ड हमने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी वो प्रॉब्लम जो कि रूटीन में हो रहे हों और वो प्रॉब्लम जो कि कभी कभार हो और रूटीन में ना हो। सो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग स्टाइल होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, यानी जिसमें आप एक ही डिसीजन को वक्त के साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाते हैं और आप बड़े क्लियर होते हैं अपने गोल्स में कि आपने क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है। सो डिसीजन मेकिंग इज़ प्रोग्राम्ड, रूटीन, नोन एंड क्लियर। और फिर हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की बात की। हमने कहा वो प्रॉब्लम्स जो कि नॉट क्लियर हो, एम्बिगुअस हो, वेग हो और डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी पड़े वो कस्टम मेड हो, सिचुएशन स्पेसिफिक हो, पहले कभी ना की गई हो। तो हम कहते हैं कि द डिसीजन मेकिंग इज़ नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन मेकिंग। फिर हमने डिसीजन मेकिंग कंडीशंस को एवेलुएट किया। हमने कहा कि अंडर सर्टेनिटी हो सकती है, यानी जब आपको अक्सर चीज़ों के बारे में श्योरिटी हो कि क्या आउटकम होगा, अगर मैं ये अल्टरनेटिव सेलेक्ट करूँगा, अगर मैं ये डिसीजन करूँगा तो क्या उसका आउटकम निकलेगा। फिर हमने डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क की बात की। हमने कहा कि अंडर रिस्क क्या है कि आपको किसी हद तक श्योरिटी हो कि क्या होगा, पॉसिबल आउटकम क्या होगा और आप उस चीज़ को उसकी सिवियरिटी को हाई या लो शो करने के लिए प्रोबेबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी आप उस अल्टरनेटिव को, उस आउटकम को असाइन करते हैं जिसके अकरेंस के चांसेस ज़्यादा हों और लो प्रोबेबिलिटी आप असाइन करते हैं उन आउटकम्स को जिनके अकरेंस के चांसेस कम हों। और फिर हमने अनसर्टेनिटी की बात की कि जिसमें हम बिल्कुल सर्टन नहीं हैं, हमें बिल्कुल नोन नहीं है कि क्या हो सकता है, क्या आउटकम होगा, क्या अल्टरनेटिव पिक करेंगे तो क्या होने के क्या चांसेस हैं। तो उस वक़्त हम जो डिसीजन मेकिंग है वो जो बेहतर हो सकती है, जो हमें नज़र आती होगी, जो हमारी समझ के मुताबिक है, जजमेंट के मुताबिक है, उसको हम पिक कर लेते हैं और दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। फिर हमने लास्ट कंपोनेंट ऑफ द लेक्चर में कॉमन बायसेस को डिस्कस किया और हमने उसमें कई बायसेस को डिस्कस किया, जिसके अंदर कन्फर्मेटरी बायस भी था और सिलेक्टिव सिलेक्शन भी था और भी कई बायस थे। सो बेसिकली आइडिया इज़ कि ये वो बायसेस हैं, ये वो मिस्टेक्स हैं जो जनरली डिसीजन मेकिंग में जो है वो मैनेजर्स करता है और कई दफ़ा हम उस इंफॉर्मेशन को पिक कर लेते हैं जो हमारे मकसद की होती है, या हम उन डिसीजंस को पिक कर लेते हैं जिसमें हमें रिवॉर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हों। तो कई किस्म के बायसेस हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अब आज देखते हैं कि आज के लेक्चर नंबर 15 में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज ऑफ चैप्टर नंबर 7। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 7 और ये आपकी बुक में जो प्लानिंग के चैप्टर्स हैं
जनरल चैप्टर्स हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम प्लानिंग के जो चैप्टर्स हैं उनका स्टार्ट ले रहे हैं, और प्लानिंग में ये पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, और ये टॉपिक्स है कि व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स। एक मैनेजर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स कौन से हैं जिनको यूज़ करता है और इम्प्लीमेंट करता है। सो चैप्टर नंबर 7 है आज का चैप्टर जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग की बेसिक फाउंडेशंस क्या है, किन चीज़ों पे है और क्या है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमने जो टॉपिक आज सबसे पहले डिस्कस करना है दैट इज़ व्हाट इज़ प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी मैनेजरियल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स, यानी ये प्राइमरी एक्टिविटी है, मेन फंडामेंटल एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी है, लीडिंग एक्टिविटी है जो कि किसी मैनेजर ने परफॉर्म करनी होती है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है। डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ओवरऑल क्या रिक्वायर्ड है, क्या अचीव किया जाना मस्ट है। देन एस्टैब्लिशिंग एन ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग दोज गोल्स। गोल्स सबसे पहले आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, क्या हमारा गोल्स क्या हैं, कि अगर हमने ग्रोथ हमारा जो है ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू लास्ट ईयर का इतना था, तो अब हमारा जो है वो इतना होना चाहिए। सो यू डिफाइन सर्टेन गोल्स। हमें अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपना जो है जो रिटर्न्स हैं उनको बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट बेहतर करनी है, और जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है। सो दीज आर डिफरेंट गोल्स। बट उन गोल्स को लेट्स से आप कहते हैं हमने अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, ये गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप बीइंग अ मैनेजर यू आर गोइंग टू डिफाइन सम सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज। फॉर एग्जांपल अ स्ट्रैटेजी कुड बी कि हम अपने एक्सपेंसेस को कम करें, एक हम अपनी जो सेल्स है उसको इंक्रीज करें, 2 हम अपने जो है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, एफिशिएंसी लेके आए अपने प्रोसेसेस में, इट कैन बी 3 और 4। सो गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हमारा गोल है कि अपने प्रॉफिट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें, इंक्रीज करें, इन्हेंस करें। और उस गोल को अचीव करने के लिए आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को डिफाइन करते हैं, उनको ले डाउन करते हैं, मेंशन करते हैं। तो दैट इज आल्सो इन प्लानिंग। सो प्लानिंग स्टार्ट्स विद डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, एंड नंबर 2 डिफाइनिंग डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज to achieve those goals. Third is developing plans for organizational work activities, कि फिर plans बनाना, सब plans बनाना कि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ये एक्टिविटीज़ हैं, जो वर्क एक्टिविटीज़ हैं, जो काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने करने हैं, उसको हमने किस तरह परफॉर्म करना है, कौन परफॉर्म करेगा, किस तरह वो परफॉर्म होंगी, और कौन उसको मैनेज करेगा, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। तो हम अपनी उन स्ट्रैटेजीज़ के लिए वर्क कर रहे होंगे। सो स्ट्रैटेजीज़ के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, और उन कामों को कौन करेगा, किस तरह मैनेज करेगा, किया जाएगा। सो इट स्टार्ट्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, वी हैव टू डिफाइन देन सम स्ट्रैटेजीज टू अचीव दोज गोल्स, एंड वी नीड टू मेंशन द डिफरेंट वर्क्स व्हिच आर नीडेड टू बी कंप्लीटेड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग दैट रिक्वायर्ड स्ट्रैटेजी। सो जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है उसके अंदर कौन कौन से काम शामिल हैं, दैट इज द थर्ड पार्ट। देन कम्स फॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग क्या है कि वी नीड टू स्पेसिफाई गोल्स कवरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर्मल प्लानिंग कि जी हमने एक प्रोसेस इनिशिएट किया, किसी टाइम फ्रेम के अंदर हमने जो है बैठे टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक प्लानिंग की। सो वी डिफाइन स्पेसिफिक गोल्स जिसका स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है, और उसको हमने उसके अंदर कंप्लीट करना है, अचीव करना है। सो फॉर्मल प्लानिंग क्या है कि हम फॉर्मली जो है
एक प्रोसेस को इनिशिएट करें प्लानिंग के, उसमें हमने जो जो गोल्स अचीव करने हैं उनको हम मेंशन करें और उन गोल्स को हमने कितने टाइम फ्रेम में अचीव करना है, कंप्लीट करना है, उस चीज़ को हम करें। सो जब आप फॉर्मली प्लानिंग करते हैं, फॉर्मली एक प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद प्लानिंग के डिफरेंट स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं और बेसिक एम आपका ये होता है कि आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको आप मेंशन करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और स्पेसिफिकली ये मेंशन करते हैं कि कितने जो गोल्स हैं आपके वो हैं और उनको हमने कितने कितने ड्यूरेशन में कब तक हमने उसको अचीव करना है। इट शुड बी रिटन एंड इट शुड बी शेयर्ड विद ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। ये हमेशा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमने अपना जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो बाहर की हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, उनको मैक्सिमाइज करना है, उससे हमने रिटर्न्स को बहुत बेहतर करना है। सो आप उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करेंगे, कुछ मैकेनिज्म्स अडॉप्ट करेंगे, बट उसके लिए आप एक टाइम फ्रेम मेंशन करते हैं कि हमने 1 साल के अंदर करना है, ये हमने 2 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर करना है, या हमने 1 क्वार्टर के अंदर करना है। और फिर जब आप उसको पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट की शेप दे देते हैं और फिर वो उनको जिनके साथ शेयर करना है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ आप उसको शेयर करते हैं उस डॉक्यूमेंट को। सो इट्स अ फॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग मीन्स कोई लोग सिलेक्ट किए जाएंगे, कोई मैनेजर के टॉप लेवल के या मिडिल लेवल के वटेवर, उनको वो एक मीटिंग एक ग्रुप बनाएंगे, वो ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एवेलुएट करेगा, उनके लिए एक टाइम फ्रेम डिफाइन करेगा, उसके को पैरामीटर्स डिफाइन करेगा, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा उस सारी चीज़ों को मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के फॉर्म में या नोट्स के फॉर्म में या किसी और डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, रिपोर्ट के फॉर्म में भी, और फिर उसको ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा। पर्पस ऑफ प्लानिंग क्या है? वाई वी गो थ्रू दिस फॉर्मल प्लानिंग और प्लानिंग पर्पस? इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन को एक सिमत दे देती है, ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को पता चल जाता है कि हमारा बेसिक एम क्या है, हमें क्या अचीव करना है। अगर कोई प्लान ना हो, अगर आपको ये ना पता हो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्या अचीव करना है और हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, तो फिर फॉर्मल प्लानिंग या प्लानिंग का कोई जो है वो implement होती नज़र नहीं आती। So whenever you talk about planning is there because it gives a direction to the management, to the workers, to the organization as a whole. It reduces uncertainty. When things are known, when we know where we are going, when we know what we are trying to achieve, then things are not uncertain. Rather, things may be to some extent at risk, but either we are certain about it और दैट्स इट, बिकॉज वी नो कि जी हमने ये चीज़ अचीव करनी है, हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, हमने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को 4% से 5% पे लेके जाना है, वट एवर इट इज़। सो या हमने अपने जो वेस्टेज है उसको रिड्यूस करना है, पहले 5% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री वेस्टेज है उसको 3% पे लेके आना है। सो थिंग्स आर क्लियर, थिंग्स आर नॉट एम्बिगुअस, right? They are clear, they are crisp, to the point, they are stated, known. So जब चीज़ें ये सारी हो, कंडीशंस हो, तो फिर अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म, नेग्लिजिबल हो जाती है। मिनिमाइजेस वेस्ट एंड रिडंडेंसी, वेस्टेज से बच जाते हैं आप। वेस्टेज यहाँ पे जिस चीज़ की पॉइंट ऑफ व्यू में बात की जा रही है, इट कुड बी द वेस्टेज ऑफ एनर्जीज, और फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा मैनेजर जो है वो एक ही किस्म के काम करने की कोशिश कर रहे हो। जब प्लानिंग हो जाती है, हर एक को पता होता है कि हमें क्या करना है, तो वेस्टेज नहीं होता, हर एक की फोकस एनर्जीज होती हैं, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती, रिडंडेंसी नहीं होती, डुप्लीकेशन नहीं होती, और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं होता, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होती, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क नहीं होती, और चीज़ें बड़ी स्पेसिफिक होती हैं और हर एक को पता होता है कि मैंने क्या काम करना है। सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और फिर जब चीज़ें आपको ये पता हो कि हमने क्या अचीव करना है, और फिर आपने जो कुछ उस किसी टाइम फ्रेम में अचीव किया हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते। कंट्रोलिंग का मकसद होता है कि किसी चीज़ के अगेंस्ट अपनी परफॉर्मेंस को, अपने स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट करना।
अब लेट्स से आपने ये रखा था कि हमने वेस्टेज जो है वो 5% है करंट, इसको 3% पे लेके आना है। अब आपने थोड़ा कुछ अरसे बाद ये एनालिसिस किया, डेटा कलेक्ट किया और ये मैनेज करने की कोशिश की कि वेस्टेज कितनी कम हो गई है। 5% से क्या वाकई 3 पे आ गई है? पता ये चला है कि 3 पे तो नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट 3.9 तक आ गई है। तो दैट इज़ अ गुड साइन। सो कंट्रोलिंग क्या है कि इवेल्युएटिंग द सिचुएशन आफ्टर सम टाइम विद अ रीज़न टू इम्प्रूव द ओवरऑल कंडीशन। आपने इवेल्युएट क्यों किया? बिकॉज आप ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। So whenever you talk about planning, planning is there because it provides direction, it reduces uncertainty, it minimizes waste and redundancy, and it sets the standards for controlling. Now, what is the relationship between planning and performance? You see, formal planning is associated with higher profits and returns on assets, positive financial results. So it has been observed कि जब भी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्लानिंग करती हैं, प्लानिंग के प्रोसेस से गुजरती हैं, तो प्लानिंग के प्रोसेस से गुजरने के बाद दे वांट टू अचीव बेटर फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और ऐसा होता नज़र आया है। इट्स हैज़ बीन प्रूव्ड दैट व्हेनेवर यू गो थ्रू अ फॉर्मल प्लानिंग प्रोसेस योर परफॉर्मेंस टेंड्स टू इंक्रीज। और अगर आप प्लानिंग नहीं है आपके अंदर, इट कुड बी बीइंग अ मैनेजर, यू डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट शुड बी डन, सो यू आर नॉट क्लियर। सो इफ यू आर नॉट क्लियर, योर सबऑर्डिनेट्स विल आल्सो बी नॉट क्लियर। सो आप जब क्लियर होगे, आपको चीज़ें नोन होंगी, स्टेटेड होंगी, सीक्वेंस वाइज होंगी कि हमने क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, तो हमारा जो ओवरऑल गोल है वो अचीव हो जाएगा। कौन सी स्ट्रैटेजी को हम अडॉप्ट किए हुए हैं और उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो व्हेन द थिंग्स आर नोन, थिंग्स आर स्टेटेड, डॉक्यूमेंटेड, प्लान्ड, स्टैंडर्डाइज्ड, सो चीज़ें जब ये सब इस फॉर्म में हो जाए, देन द परफॉर्मेंस विल डेफिनेटली इम्प्रूव। द क्वालिटी ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन अफेक्ट्स परफॉर्मेंस मोर देन द एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। सो क्वालिटी ऑफ प्लानिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है। अब ये कहना कि हमने तो कोई 6 महीने इसके बारे में प्लानिंग की और हमने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट किया, बट प्लानिंग जो है कि एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ऑब्वियसली ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्लानिंग है वो उसकी क्वालिटी क्या है, हाउ गुड इट वाज। सो द पॉइंट इज कि एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ प्लानिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्लानिंग में कितने पैसे लगे, कितने लोग इन्वॉल्व थे, वो इतना इम्पोर्टेंट शायद ना हो। आउटकम बड़ा इम्पोर्टेंट है कि व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ दैट प्लान, वाज इट अ गुड प्लान और वाज इट प्रूव टू बी अ बैड प्लान। सो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, सोच विचार करना, प्लानिंग में प्लानिंग करते रहना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आउटकम है। हो सकता है आपका पहला ही प्लान जो है वो इतना वैलिड हो कि आप के जो जितने भी गोल्स आपके हैं वो अचीव हो जाएं। सो आप कहो कि नहीं, हमने फिर सोचा और फिर इसको प्लानिंग की, फिर और प्लानिंग की, फिर और प्लानिंग की, डजंट मेक एनी सेंस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट प्लानिंग विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, there's a positive relationship between it. When the planning is done properly, the quality of planning is good, then the performance will automatically improve. The external environment can reduce the impact of planning on performance. However, there is a negative relationship to this one, and that is coming to because of the effect of the external environment. कई दफ़ा आप बीइंग अ मैनेजर ऐसे प्लान्स बनाते हो विच जनरली यू बिलीव आर गुड, आर वैलिड, आर वेरी एक्सेप्टेबल, बट देन समटाइम्स इट मे हैपन that things does not turn in the way which you expected, because हो सकता है political condition change हो गई
हो सकता है किसी हद तक जो है वो जो अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हो, वो इफेक्ट आप पे उनमें कोई चेंज आ गई हो। फॉर एग्जांपल आपने प्लान कुछ और किया हो बट सडनली सप्लायर ने प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीज कर दी, या सडनली एक नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया, या सडनली इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की चेंज हो गई। सो ऑल्दो देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो परफॉर्मेंस और प्लानिंग में एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप है, बट देन इट इज़ जनरली रिड्यूस्ड, द मैग्नीट्यूड इज़ रिड्यूस्ड or affected by the factors of the environment. It could be specific environment components or it could be general environment components. Formal planning must be used for several years before planning begins to affect performance. It has also been observed कि लाजमी नहीं होता कि आप प्लानिंग करते हैं, फॉर्मल प्लानिंग्स के प्रोसेस से गुजरते हैं और चीज़ें फ़ौरन ही आपके लिए अच्छी होने शुरू हो जाए। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इट मे टेक मैनी ईयर्स रादर कि चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं, आपको नज़र आना शुरू हो जाएं। सो द पॉइंट इज़ दैट द प्लानिंग is something which may take many years to start bearing, you start giving you fruit. It's a tree which can start giving you fruit or good results after some longer period. सो आउटकम्स को हमेशा शॉर्ट टर्म में नहीं देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं वो अचीव होना शुरू हो जाए, पर जनरली जो आप आउटकम देखना चाहते हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन लॉन्गर भी हो सकता है, शॉर्टर भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऑब्जर्व किया गया है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट जो है दैट टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम, टेक्स सेवरल ईयर्स बिफोर द थिंग्स कैन बिकम बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, सो द फर्स्ट एलिमेंट इज द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, और हमने इसमें ये एवेलुएट किया, ये डिस्कस किया कि व्हेन वी टॉक अबाउट गोल्स देन दीज आर बेसिकली द डिजायर्ड आउटकम्स फॉर एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, और एट द सेम टाइम इट टेंड्स टू प्रोवाइड डायरेक्शन एंड द एवेलुएशन ऑफ परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। यानी कि ये बताता है, गोल्स में हम ये मेंशन करते हैं कि हमने जो परफॉर्मेंस है उसको हमने अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एवेलुएट करना है, उसका क्या क्राइटेरियन होगा। सो ना सिर्फ ये डिसाइड करना और ये डिफ़ाइन करना कि हमारे गोल्स क्या होंगे, उसका डिज़ायर्ड आउटकम हमारा क्या है, बल्कि ये भी डिफ़ाइन करना कि जो आउटकम्स हैं इनको हम इनकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल कैसे एवेलुएट करेंगे। दैट ऑल्सो पार्ट्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द गोल्स एंड ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। फिर हम आते हैं प्लान्स की तरफ, और व्हाट आर प्लान्स? डॉक्यूमेंट्स दैट आउटलाइन हाउ गोल्स आर टू बी अकम्प्लिश्ड। यानी ये चीज़ डॉक्यूमेंट करना, ये चीज़ डिफ़ाइन करना, डिसाइड करना, नरेट करना, और फिर उसको मेंशन करना इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कि ये जो हमारे गोल्स हैं इनको हमने कैसे अचीव करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे अकम्प्लिश करना है। दैट इज़ नोन एज प्लान्स। वी ऑल्सो टेंड टू डिस्क्राइब दैट हाउ रिसोर्सेज विल बी एलोकेटेड, यानी कौन कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे और हम उसको कैसे एलोकेट करेंगे, यानी किस चीज़ के लिए हमें कितने मैनेजर्स चाहिए, इस काम को कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए है, या हमें किसी इस काम करने के लिए कितनी वर्कफोर्स चाहिए, कितनी हमें मशीनरी या इक्विपमेंट चाहिए, और कहाँ कहाँ किस वक्त कितने हमें ये रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, उसकी एलोकेशन करना, और फिर उसकी पूरी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसमें हमने काम मुकम्मल करने हैं, उसका एक स्केजुअल बनाना, उसका एक फ्लो डायग्राम काइंड ऑफ थिंग बना लेना, या एक एक्टिविटी चार्ट बना लेना
कि जी ये एक्टिविटीज़ हमने करनी है, इन एक्टिविटीज़ के ऊपर हमने ये काम करने और ये रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होंगे। शुरू के लेक्चर्स में जब हम हिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक दैट वाज चैप्टर नंबर 2, तो हमने एक चार्ट पढ़ा था जो विच वाज नोन एज गैंट चार्ट। रिमेंबर, उसमें एक साइड पे एक्टिविटीज़ थी, ऊपर उसके ड्यूरेशन आ रही थी इन मंथ्स, ईयर और वटेवर, और उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले शुरू होगी, कौन सी बाद में होगी, कौन सी एक्टिविटी जो है वो कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट होगी। सो ये भी एक टूल हो सकता है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिक आइडिया ये है कि प्लान्स क्या है। प्लान्स हमारे पास डॉक्यूमेंटेड होते हैं, रिटन होते हैं, जिसमें वी टेंड टू मेंशन दैट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स, व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज़ वी टेंड नीड टू कंप्लीट, और उन एक्टिविटीज़ को किस सीक्वेंस में कंप्लीट किया जाएगा, उसके लिए व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, और रिसोर्सेज की एलोकेशन किस तरह होगी, कब कौन सा इक्विपमेंट, कब कौन सा ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे काम करेगा, तो हम ओवरऑल इसको गोल्स को अचीव कर सकेंगे। सो गोल्स को डिफाइन करने के बाद जो सेकंड हमने एलिमेंट देखा है प्लानिंग में, दैट इज दीज आर द प्लान्स, जो कि एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड होते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं रादर, कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ टास्क अकम्प्लिश करनी है और उसके लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। अब जो गोल्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ अ फाइनेंशियल गोल, के इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉक अबाउट रिटर्न्स, वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, यू टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। सो अगर आपका जो कोई गोल है जिसका नेचर जो है वो फाइनेंशियल है, तो हम कहते हैं जो हमारा गोल है ये एक फाइनेंशियल गोल है। फॉर एग्जांपल द गोल्स विच आर रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेड इंटरनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करें या उस पर बेस कर रहे हों, उन गोल्स को हम फाइनेंशियल गोल्स कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आपका गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन में आप डिफ़ाइन करते हैं दैट इज़ टू इंक्रीज़ द रेवेन्यू, तो एक फाइनेंशियल गोल है। आप कहते हैं वी नीड टू रिड्यूस आवर कॉस्ट, दैट इज़ अ फाइनेंशियल गोल। आप कहते हैं हमें जो अपना इन्वेस्टमेंट्स हमने बाहर किसी फर्म में या किसी जगह पे की हुई है, वी नीड टू इंक्रीज देयर रिटर्न्स। सो अगर आपने रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, आप अपने इनकम्स की बात कर रहे हैं, आप अपने लोन्स को बेहतर तौर पे मैनेज करने की बात कर रहे हैं, आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करने की बात कर रहे हैं, सो ऑल ऑफ दीज गोल्स आर कॉल्ड फाइनेंशियल गोल्स बिकॉज दे टेंड टू इफेक्ट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Then the goals can be strategic in nature, meaning that we want to have a certain relevance to the external environment. देखें, whenever you talk about strategy, तो strategy पे कोई strategy select करने से पहले there is something which we call as environmental scanning, और इंटरनल एनवायरनमेंट भी होती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी होती है। इंटरनल एनवायरनमेंट में यू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि आप की एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या हैं। एंड देन यू टॉक अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बिकॉज देयर you have the opportunities in the form of your customers, and then you have threats coming from your external environment in the form of your competitors. So strengths और weaknesses आपका इंटरनल कंपोनेंट होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से आपको मिल रही होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं, यानी हमारे पास अच्छी वर्क फोर्स है, हमारे पास अच्छी लेबर है, मैनेजमेंट है, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी और इक्विपमेंट है, ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस कुड बी के फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो नई मार्केट डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट लाइन हम डेवलप कर रहे हैं, उसके मतलब हमारी कुछ ज़्यादा अभी लर्निंग नहीं हुई, वी आर न्यू ऑन दिस। सो कोई वीकनेसेस भी आपकी अपनी हो सकती हैं। सो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आपकी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आपको मिल रही होती हैं। और जो
अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो थ्रेट्स हैं वो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आप एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके कस्टमर्स की वजह से मिल रही होती है, मार्केट की वजह से मिल रही होती है, और थ्रेट्स आपको आपके कंपैटिटर्स की वजह से या अदर एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से मिल रहे होते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट strategic goals, they are related to the performance of the firm relative to the factors in its external environment, for example competitors। यानी कि अगर you are defining some goals, for example you want to come up with a certain plan or goals to better manage your competition in the market, so that will be of strategic nature, so that goal will be known as a strategic goal। और अगर आप फाइनेंशियल बात कर रहे होंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव करना चाह रहे होंगे, तो दैट विल बी नोन एज अ फाइनेंशियल गोल। So I repeat, strategic goals are the goals where you tend to define a certain strategy, want to adopt a certain strategy in order to better manage your environment. It could be your internal environment and external environment. It could be your strengths and weaknesses, or it could be about your opportunities and threats. Remember, threats are coming to you from your competitors. So as shown on the slide also, for example, your competitors are there and you want to better manage that competition. So that kind of goal where you try to adopt a certain strategy in order to better manage your environment. I repeat, it could be internal or external. So that is called a strategic goal. Now then we have stated goals versus real goals. Broadly worded official statement of the organization intended for public consumption that may be irrelevant to its real goals, what actually goes into the organization. So stated versus real goals. Stated means those goals which you tend to state, you tend to narrate, you tend to mention to your environment, or you publicize those for public understanding, for public information. These are known as stated goals. For example, आप ये कहते हैं कि we are trying to become more socially responsible organization. So that is a stated goal. But then what actually goes into this, and you tend to start some kind of internal awareness campaign, or maybe you tend to become you go beyond one step and tend to become a socially responsive firm rather। तो जो एक्चुअली आप काम करोगे, these are, और जो आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए, या अदर देन दैट जो आपने मेंशन किया है, जो पब्लिसाइज किया है, उसके अलावा भी आप कुछ ऐसे गोल्स हैं जो आप एक्चुअली कर रहे होते हैं बट यू डोंट टेंड टू पब्लिसाइज। सो दिस विल बी नोन एज रियल गोल्स। स्टेटेड और रियल सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी कर सकते हैं। यानी जो आपने एनवायरनमेंट में लोगों को इन्फॉर्म किया है कि हम ये करने लगे हैं, आप वो करें, तो वो भी मैच कर जाता है। सो स्टेटेड एंड रियल कैन मैच, बट जनरली स्टेटेड वो हैं जो आपने पब्लिसाइज किए हैं, और रियल वो हैं जो आपने एक्चुअली जिसको इम्प्लीमेंट किया है, अचीव करने की कोशिश की है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो मैकेनिज्म आपने अडॉप्ट किया है उससे रिलेटेड हैं वो गोल्स। So when we talk about stated goals, I repeat, these are the goals which have been documented, narrated, defined, declared, or mentioned to the in your environment or your stakeholders, but then the goals which you are really pursuing or you are really trying to achieve or obtain within the organization, these are known as the real goals. So now it's about time we could start with the second topic of today's lecture, that is about types of plans, and let's see what are the different types of plans. Now the types of plans can be with respect to 4 factors over here: breadth, time frame, specificity, and frequency of use. So when we talk about breadth, it means whether the goals are strategic or they are operational। यानी कि इसका फोकस जो है वो रूटीन इश्यूज पे है, ऑपरेशनल इश्यूज पे है, या इट्स समथिंग बियॉन्ड इट, इट हैज़ मोर वाइड फोकस।
यानी अगर उसका फोकस जो है वो नैरो है, टू द पॉइंट है, ऑपरेशनल है, यानी जैसे हम जो हमारे ऑपरेशंस है इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस के, हम उसको सिर्फ डिफाइन करें, उसको डिस्कस करें, उसको बेटर मैनेज कर रहे हैं, तो फिर तो वो बड़ा लिमिटेड फोकस है, डिफाइंड फोकस है, क्लियर फोकस है। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक की, जिसमें मैंने आपसे जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अबाउट डिस्कसिंग योर एनवायरनमेंट, टैकलिंग योर एनवायरनमेंट इन अ बेटर वे, so then you say that the focus is wide, it has a broad focus. So when you talk about the breadth could be narrow in terms of operational plans, and it could be wide in terms of the strategic plan. Time frame, because whenever you talk about the operational plans, they need to be done immediately, they need to be short, to the point, crisp. For example, आप कहते हो कि हमने अब जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करनी है, लेबर जो वेस्टेज करती है इसको मैनेज करना है, दीज आर द ऑपरेशनल प्लान्स। और इसके लिए जो मैकेनिज्म आप अडॉप्ट करोगे वो शॉर्ट टर्म होगा, वो इमीडिएट होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे। बट कंपटीशन को अगर आपने मैनेज करना है, अपने कंपेटिटर्स को आपने बेटर मैनेज करना है, दैट यू कैन डू ओवरनाइट, यू नीड टू डेवलप अ सर्टेन लॉन्गर प्लान which is going to take rather months or years, because अगर आप कंपटीशन को बेटर मैनेज करना चाहते हैं तो हो सकता है आपकी एक स्ट्रैटेजी ये हो कि आप जो है एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा यूनिट्स बनाए जाएं। जब हम ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो हम मार्केट में अच्छा मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगे और फिर आपका कंपेटिटर जो है वो उसको मार्केट में सर्वाइव करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। सो इफ़ दैट इज़ द प्लान, यू कांट डू इट इन 1 year, you can't do it in rather 2 years, because setting up a new production plant may take many years. So when you talk about time frame, जो स्ट्रेटेजिक नेचर के प्लान्स होते हैं इनका टाइम फ्रेम हमेशा लॉन्ग होता है, इट्स गोइंग टू टेक मोर टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन और इवन फॉर प्लानिंग। बट व्हेन यू टॉक अबाउट ऑपरेशनल प्लान्स, जो ऑपरेशनल इश्यूज पे होता है, जो रूटीन इश्यूज पे होता है, वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में होते हैं और उनमें आपने शॉर्टर टाइम फ्रेम में उनको प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करना होता है। व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिसिटी, मीन्स हाउ स्पेसिफिक दे आर, then it can be directional or specific. You see, when you talk about operational plan, they are very to the point, specific. But when you talk about strategic plan, now these are the plans which are there to give a certain direction to the firm. So when you talk about specificity, that means how specific they are. So then the plans which are operational in nature, they are very specific, they are very to the point. But when you talk about the plans which are there, but they are a kind of strategic plans, now these are the long-term plans, but they are there to give long-term direction to the firm rather than giving a short-term orientation or focus. They are long term, they give a long term direction, और उस डायरेक्शन में फिर आप जो है उसको देख सकते हैं कि हमने उस चीज़ को अचीव करने के लिए हमने जो प्लान्स बनाए हैं उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा, और फिर उससे आपकी एक जब आप उन चीज़ों को कर लेंगे तो आपकी फर्म जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है, आप बिगर मार्केट शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो दैट इज़ समथिंग ब्रॉड। देन फाइनली वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, और अभी हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में और भी पढ़ना है, बट देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ का मतलब क्या है कि जो ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं दे आर जनरली रेकरिंग प्लान, रूटीन प्लान्स, बार बार एक ही किस्म के प्लान्स को रिपीट किया जा सकता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजिक प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, डायरेक्शनल प्लान्स, तो ये जो प्लान्स होते हैं इनको आप वन टाइम तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को, ये कॉस्टली स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ये एक्सपेंसिव स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, प्लानिंग्स होती हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड होती हैं, इसमें फाइनेंसेस और रिसोर्सेज इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होती है और टाइम ड्यूरेशन बहुत होती है इन्वॉल्व। तो ये जनरली एक दफ़ा आप बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हम पूरी कोशिश से इम्प्लीमेंट कर ले, बिकॉज इसको बार बार नहीं किया जा सकता। सो व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, द स्ट्रेटेजिक प्लान्स, द लॉन्ग टर्म प्लान्स, द डायरेक्शनल प्लान्स, दे आर जनरली फॉर सिंगल यूज़, one time use.
But when you talk about operational plans, short-term duration plans, or you can call them specific plans, they are recurring, meaning you can use them again and again. Whenever that situation appears, you may use it again, because that is something to do with the inside environment. But strategic is again covering internally and external environment, but generally more inclined towards external environment. हम थोड़ा सा आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, because internally आप strengths और weaknesses को भी अगर आपने improve करना है, उनको better करना है, आपने अपनी strengths को improve करना है, अपने weaknesses को reduce करना है, तो it's also going to take more time than usual. So first let's see what are strategic plans. Apply to the entire organization, establish the organization's overall goals, and seek to position the organization in terms of its environment, cover extended periods of time. So यही मैंने कुछ बातें आपसे पहले भी की कि strategic plans जो हैं, they talk about the whole of the organization. Even it talks about the internal and external environment. It talks about the implementation, but these plans takes more time for planning and also for implementation. इसका time duration ज़्यादा होता है, आपको planning भी बड़ी rigorous किस्म की planning करनी पड़ती है, बहुत extensive planning करनी पड़ती है, because you are trying to better manage your competition, better manage your customers, better manage your strengths, and you want to improve your weaknesses. So ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप ओवरनाइटली अचीव नहीं कर सकते, इनको प्लानिंग भी करनी पड़ेगी, एक्सटेंसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट प्लान्स बनाने पड़ेंगे, और किसी हद तक आपको बार बार अपनी प्लानिंग को रिविजिट करना पड़ेगा ताकि आप बेहतर से बेहतर प्लान बना सकें. और फिर हमने बात की ऑपरेशनल प्लान्स की. मैंने कहा ऑपरेशनल प्लान्स आर द वंस which detail how the overall goals are to be achieved. They cover a short time period, but operational plans क्या होते हैं, आपके operations से related होते हैं. और आप किसी भी organization के operations क्या होते हैं, production of goods और production of products or services, ये एक operations है. Your operations are basically covering those things which you are doing on a service delivery floor. If अगर आप बैंक है आपका जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो जो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को बैंक में, वो क्यू में है या आप काउंटर पे हैं या किसी मैनेजर के पास बैठे अपने किसी कस्टमर जो है वो कोई मसला अपना डिस्कस कर रहा है, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट सर्विसेज. और इन सर्विसेज को जो डेली की सर्विसेज हो, जो रूटीन की सर्विसेज हो या रूटीन क्या ऑपरेशंस हो कि डेली आपने असेंबली लाइन के ऊपर इतने यूनिट्स जो है प्रोड्यूस करने हैं, अब उनसे रिलेटेड, उन ऑपरेशंस की बेहतरी से रिलेटेड जो आप प्लान्स बनाओगे वो डेली के प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे, डेली के इश्यूज से प्रॉब्लम रिलेटेड होंगे, आप उसमें कोई बेहतरी लाना चाहते हो. सो ये जो प्लान्स होंगे ये बिल्कुल स्पेसिफिक होंगे, टू द पॉइंट होंगे कि जी ये होगा तो हमने ये उसके लिए प्लानिंग की हुई है, हमने इस चीज़ को ठीक करना है, इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं. सो यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी स्पेसिफिक. और ये जो प्लान्स होते हैं ये हमेशा कम से कम ड्यूरेशन में कंप्लीट किए जाते हैं. इसकी प्लानिंग का ड्यूरेशन भी बड़ा कम होता है, बिकॉज आपको बड़ा क्लियर होता है कि हमने ये चीज़ ठीक करनी है, ये चीज़ इम्प्रूव करनी है. सो व्हेन यू नो दीज थिंग्स, व्हेन यू आर अवेयर कि हमने ये चीज़ों में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, ये चीज़ें ठीक करनी है, या ये प्रॉब्लम है इसको रिमूव करना है, रेमेडी करनी है, तो फिर आपके जो प्लान्स होंगे, जो ऑपरेशनल नेचर के जो प्लान्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनकी ड्यूरेशन जो होगी वो भी बड़ी स्पेसिफिक होगी. जल्द से जल्द आप उन चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे. सो योर प्लान्स विल बी टू द पॉइंट, ऑफ लेसर ड्यूरेशन, स्पेसिफिक, और देयर विल बी कवरिंग अ शॉर्टर टाइम फ्रेम. कोई इतने ज़्यादा ड्यूरेशन के ये प्लान्स नहीं होंगे. नाउ द प्लान्स कैन बी long term and there can also be some plans which are short term. जैसे बार बार हमने ये कहा कि जो स्ट्रैटेजी से रिलेटेड प्लान्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे इंटरनली आप स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की बात हमने की और एक्सटर्नली हमने
अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स की बात की, तो ये जो प्लान्स होते हैं ये जनरली लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान? अ प्लान विच है विद टाइम फ्रेम एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years। अब हमने थोड़ा सा एक कैटेगरी डिफाइन कर दी है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन के लिए, कि वो प्लान्स जो कि जनरली लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के हों वो तो लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गए, लेकिन ऐसे प्लान्स जो जिसमें 3 साल से ज़्यादा का ड्यूरेशन लग रहा हो जिसको प्लान को इम्प्लीमेंट होने में, या तो हम उसको कहेंगे इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। सो वो प्लानिंग जिसका जो आपको इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आए 3 या 3 से ज़्यादा सालों के अंदर, वी कैन कॉल दम एज लॉन्ग टर्म प्लान। ये कोई फिक्स्ड बाइफोकेशन नहीं है, ये कोई फिक्स्ड डिफ्रेंसिएशन नहीं है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू स्टार्ट अप अ न्यू प्रोडक्शन प्लांट, जो ऐसे मैंने कहा था, तो इट्स गोइंग टू टेक मोर देन 3 years और सो। उसको एक्चुअल रियलिटी में आने में 3 साल से ज़्यादा लग सकता है। उसकी प्लानिंग में भी हो सकता है आपको 3 साल या 3 साल से ज़्यादा लग जाएं। सो दे विल बी नोन एज लॉन्ग टर्म प्लान्स। बट देन वी हैव शॉर्ट टर्म प्लान्स, दोज प्लान्स विच हैव अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 year और लेस, यानी वो प्लान्स जिनको आपको बनाने में, उसकी प्लानिंग करने में, वर्किंग करने में आपको जो है 1 साल या 1 साल से कम का अरसा लगे। सो उस किस्म के प्लान्स को हम शॉर्ट टर्म प्लान्स कहते हैं। देन वी हैव स्पेसिफिक प्लान्स एंड डायमेंशन और डायरेक्शनल प्लान्स। स्पेसिफिक प्लान्स क्या हैं? प्लान्स दैट आर क्लियरली डिफाइंड एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी ऐसे प्लान्स जो कि टू द पॉइंट हो, क्लियर हो, और जिसको पढ़ने के बाद कोई एम्बिग्विटी ना रहे, किसी मैनेजर को कोई अपनी इंटरप्रिटेशन ना करनी पड़े, और उसको पता हो कि ये कहा गया इस ऑपरेशनल इस प्लान के अंदर, इस स्पेसिफिक प्लान के अंदर इट्स अबाउट लेबर मैनेजमेंट, तो ये लेबर मैनेजमेंट का प्लान है और इसके अंदर हमने लेबर मैनेजमेंट इस तरह करनी है, ये स्टेप्स करने हैं, इस तरह ये काम किया जाएगा। सो व्हेन देयर इज़ नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी मैनेजर को कोई अपनी सोच बचार की ज़रूरत ना पड़े, उसको कोई खुद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत ना पड़े, एंड द मैनेजर कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट दिस प्लान इज़ ऑल अबाउट, then we can say that this is a specific plan. But then there is a directional plan also. And what is a directional plan? It's a flexible plan that sets out general guidelines and provide focus yet allow discretion in implementation. Directional plans कौन से हैं? Which are flexible in a sense, because as compared to the specific plans, they are very specific. They don't require the managers to make a new interpretation out of that. So a manager is supposed to follow it in true spirit and rather as it is, कि जैसे वो लिखा गया है, जैसे प्लान्स में मेंशन किया गया है, मैनेजर्स उसको as it is पिक करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। But when we talk about directional plans, so directional plans are flexible in a sense that it does provide the managers with a guideline. उनको एक बेसिक फ्रेम बता देते हैं कि जी ये हम करना चाह रहे हैं, ये प्लान है हमारा, इसमें ये हमने करना है। But then it tends to become a certain situational plan, कि थोड़ा सा जैसे सिचुएशन चेंज हो, थोड़ा सा प्लान भी जो है वो भी चेंज हो जाए। सो थोड़ा सा उसमें गैप, उसमें मॉडिफिकेशन का, फ्लेक्सिबिलिटी का चांसेस होते हैं। मैनेजर जो है इट कैन हैव, इट डज प्रोवाइड अ फोकस, जैसे मैंने कहा, इट टेंड्स टू प्रोवाइड अ फ्रेम, बट उस फ्रेम के अंदर रहते हुए, उस फोकस के अंदर रहते हुए, अ मैनेजर इज अलाउड टू अडॉप्ट एनी अमेंडमेंट इनटू इट, नॉट ऑफ अ ह्यूज नेचर, बट ऑफ किसी हद तक ऑपरेशनल या उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क जिसको हम कहते हैं वो डाल सकता है। सो यू कैन से दैट इट्स अ फ्लेक्सिबल प्लान, it does provide a guideline, it does provide the focus area, and then frame of reference, but then it yet allows the manager to use some kind of discretion or amendabilities there as far as implementation is concerned। तो थोड़ा बहुत जो है वो उसको amend कर सकता है, उसको change कर सकता है।
And then we have, finally we are going to discuss what are the, as far as the usage is concerned, then frequency of use is concerned, then what are single use plan and what are standing plans. देखें सिंगल यूज प्लान जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, इट्स अ प्लान विच इज़ फॉर वन टाइम यूज ओनली. In especially when you talk about long term duration plans or strategic nature plans, or you can call them as directional plans, ये सब ऐसे plans होते हैं कि जनरली जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इसको बार बार जो है वो एक मैनेजर जो है वो बार बार प्लानिंग के उस प्रोसेस से, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से नहीं गुजर सकता. सो इट मे टेक 3 to 5 years for a long term plan for planning, and then another 2 or 3 years for implementation. So if you talk about these kinds of plans, then they are generally designed to be single use. अब बात ये है कि जब आप किसी चीज़ को सिंगल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, यानी वन टाइम आप उसको करें और वो चीज़ अचीव हो जाए, देन यू डोंट वांट एनी रूम फॉर एन एरर. तो आप एरर की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते. एंड देयरफॉर व्हाट यू वांट टू डू इज दैट यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग, better planning, rigorous planning, working, reworking again, visiting and revisiting your decision again. So you want to go through each and every basic step ताकि आप कोई error ना करो, because it's all about time, which is important over here, because you will be spending like 3 to 5 years time in this kind of planning. और फिर जब आप उसको यूज़ करेंगे, so it's will be used for once. So those plans which are for one time use, because they may be costly plans, they may be requiring more resources, maybe that they are requiring more planning time, and then most of the time most of the resources have been consumed, so you don't want it to do it again and again. So you want to have a plan which is of one time use, single use. So a one time plan specifically designed to meet the need of a unique situation. एक unique situation at hand था, आप अपने competitors को better manage करना चाहते थे, उसको लिए आपने एक process define किया, एक plan किया कि we need to start up a new production plant, वो आपने किया. So because a new production plant is going to cost you a lot, so you can't do it again and again. So it's a one time plan which tends to suit a certain specific situation. And then what are standing plans? Standing plans आप कहते हैं it's a standing operating procedure, SOP है. वो क्या होता है कि आप कहते हैं कि जी वो procedure जो आपने adopt करने हैं under a certain condition. So likewise a certain plan which will be a standing plan, कि जब भी ऐसा हो, जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आए, जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए, ये हमने करना है, हमने ये प्लान जो है वो अडॉप्ट करना है, हमने इन चीज़ों को करना है और इन चीज़ों को नहीं करना है. सो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग प्लान्स. व्हाट आर स्टैंडिंग प्लान्स? ऑन गोइंग प्लान्स दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड रिपीटेडली, यानी वो प्लान्स जो कि उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों, जो रिपीटेडली किए जाती हों, बार बार होती हों, तो these activities are called standing plans. So the last slide is again summarizing the same thing जो अभी हमने types of plans में पढ़ा. हमने types of plans में ये देखा कि there are 4 important points through which we can talk about the types of plans. We have the breadth, we have the time frame, we can talk about with the specific relevance or specificity, and we can also talk in terms of frequency of use. और जब हम breadth की बात करते हैं, we want to talk about the focus, whether the plan has a broad focus, broad application, या narrow focus है या narrow application है. So हमने ये कहा कि when you talk about strategic plans are more broad, they have more wide application, wide focus, or as compared to strategic plans, when you talk about the operational plans which are there for your day-to-day activities or your internal operations. So हमने कहा कि these operational plans are of
are to the point, they have a narrow focus, they don't have broad application, rather they are suited for a certain situation. And then we talked about in terms of time frame. So we said, okay, when we talk about plans, they can be long-term plans and they can be short-term plans. Long-term plans are generally those plans which require a planning of 3 to more years, or at the same time the diagram also shows relevance between strategic plans and long term plans. So generally ज़्यादातर जो strategic plans होते हैं वो long term ही होते हैं, because you can't manage your competition in a 1 year or so planning. आपको competition को manage करने के लिए, अपने customers को better manage करने के लिए you need quite some time. So long term plans होते हैं which requires 3 to more years of planning. Short term plans कौन से होते हैं which require a planning of 1 to less than 1 year time, और फिर इनका रेलिवेंस है आपके ऑपरेशनल प्लान्स के साथ, because these are the operational plans which are to the point, specific or crisp or suited certain need, नैरो फोकस्ड होते हैं, और इनकी टाइम ड्यूरेशन जो होती है वो हमेशा शॉर्टर होती है. देन कम्स द स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी मीन्स के हाउ स्पेसिफिक दे आर. सो दे कैन बी डायरेक्शनल और दे कैन बी स्पेसिफिक. डायरेक्शनल है कि दीज आर द प्लान्स विच टेंड्स टू गिव अ सर्टेन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इनका कोई एक एप्लीकेशन नहीं होता, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं. ब्रॉड गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए, जो ब्रॉड प्लान्स के अंदर रहते हुए एक मैनेजर को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि वो उसकी डिस्क्रिशन भी होती है उसके पास कि वो ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन कुछ चीज़ों को चेंज कर सके, अमेंड कर सके. बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक प्लान्स, सो स्पेसिफिक प्लान्स जो होते हैं दे आर टू द पॉइंट, दे आर नैरो, दे आर अ काइंड ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स जिसको आप जो है वो चेंज नहीं कर सकते. दे आर सूटेड फॉर अ सर्टन पर्पस. रेकरिंग हो सकते हैं, बार बार अकर हो सकते हैं, बट देन अगेन दे आर द काइंड ऑफ प्लान्स विच आर स्पेसिफिक फॉर अ सर्टन रीज़न, फॉर अ सर्टन सिचुएशन. सिचुएशनल होते हैं, और रिमेंबर इसमें मैनेजर के पास इनको चेंज करने की, अमेंड करने की डिस्क्रिशन नहीं होती. और फाइनली फिर हमने लास्ट में डिस्कस किया कि when we talk about frequency of use, there can be single use plans, one time use plans, and generally strategic plans जो होते हैं, जो directional plans होते हैं, जो long term plans होते हैं, they are generally one time use because इसमें बहुत ज़्यादा time involved होता है, और आपको फिर बार बार आप उन plans को revisit या रेक्टिफाई या अमेंड नहीं कर सकते. एंड फाइनली वी टॉक्ड अबाउट द स्टैंडिंग प्लान्स, यानी वो प्लान्स जो कि ऑपरेशनल नेचर के होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, नैरो फोकस होता है, टू द पॉइंट फोकस होता है उनका, और ये जो प्लान्स होते हैं दे सूट अ सर्टेन स्पेसिफिक इशू और नीड. सो फिर इनको डील करने के लिए आपके पास जो ये दे टेंड टू बिकम अ स्टैंडिंग प्लान, कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा आप इस प्लान को यूज़ करेंगे. With this, that concludes our lecture number 15. आज के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को, प्लानिंग के चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट किया. हमने इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग को डिस्कस किया कि प्लानिंग होता क्या है, और फिर हमने एंड में आज इस लेक्चर के टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिस्कस किया. With this, I conclude my lecture number 15. I hope you are able to understand it very well. Till next time, from me, it's Allah Hafiz.